स्टूडेंट्स, तो कैसे हो तुम सब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो जीओसी से है, क्लास 11 से, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ रेजोनेंस से रिलेटेड है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी को समझने के लिए ना केवल रेजोनेंस का समझना जरूरी नहीं है, इसको समझने के लिए ना एक और कॉन्सेप्ट लगता है जिसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो अगर मेरे को रेजोनेंस एनर्जी अच्छे से समझना है तो मेरे को क्या समझना पड़ेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वैसे तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ना काफी बार पढ़ा हुआ है, पर फिर भी देखते हैं कि आखिर में ये है क्या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, जिसको मैं रिएक्ट करवाऊंगी हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, जो कि यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। क्या होगा जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस एल्कीन का ना, बताती हूँ, इस एल्कीन का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर कार्बन फ्री हो जाएगा, एक इधर से फ्री हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और यहाँ पे जो डाइहाइड्रोजन है ये ब्रेक होकर के क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। तो क्या हुआ, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, जब ये एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है आपके एल्केन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है ना, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आखिर में क्या है कि जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का, उस प्रोसेस के दौरान जो भी हीट निकलती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो हमें बात समझ आई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है। लाइक जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे जो एनर्जी निकलेगी उसको आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट को ही देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स और देखेंगे रिएक्शंस। मेरे पास यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपके पास केवल एक सिंगल लाइक डबल बॉन्ड है, केवल एक डबल बॉन्ड है। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो मेरे को यहाँ पे डाइहाइड्रोजन में सिर्फ एक मोल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, हमने इसको भी क्या कराया है, इसकी रिएक्शन कराई, तो सेम यहाँ पर भी वही होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और ये क्या बना लेगा, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। ठीक है, जब इसका एडिशन हुआ था हाइड्रोजन का इसके साथ तो बहुत सारी हीट निकली थी। मान लो मेरे पास यहाँ पे जो हीट निकली है ना वो 120 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, बोले इतनी चीज समझ आई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे इस बार इस वाले स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड आ गए। अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो मुझे पहले तो 1 मोल की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि एक ही मेरे पास डबल बॉन्ड था। अब मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, जब मेरे पास दो डबल बॉन्ड आएंगे तो मुझे 2 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी मैं इसको कैटलिस्ट के साथ कराऊंगी। तभी क्या होगा, अभी दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या 2 मोल की जरूरत पड़ी। तो जब इन्होंने अटैक किया तो सिंपल इसने क्या बना दिया, हेक्सेन बना दिया। ठीक है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर 1 मोल था, ठीक है, डाइहाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, 1 मोल था, तो उस दौरान पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो 120 थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम 2 मोल ले रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, 2 × 120, जो कि क्या हो जाएगा 240 किलो जूल पर मोल, इतनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ देखा ना तो ये एनर्जी की वैल्यू ये नहीं आ रही थी। क्या आ रही थी, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी की वैल्यू आ रही थी ना, जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा था वो था आपका 230, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अरे अब ये क्या हो गया है ना, अरे ये क्या हो गया, आनी तो ये चाहिए थी, सॉरी आनी तो ये चाहिए थी, पर आ क्या गई, ये आ गई। ये कैसे पॉसिबल और ये कैसे हो सकता है, तो इसको जरा देखते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो समझना कि अभी यहाँ पे क्या है, पहले तो एक बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड है तो कोई भी आपको यहाँ पे रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर दो बॉन्ड आ जाएंगे, जब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड होंगे तो ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ना तो ये डिलोकलाइज होंगे और जब ये डिलोकलाइज होंगे तो इनको क्या चाहिए होगी, ये मतलब डिलोकलाइज जब ये करेंगे तो ये बहुत सारी एनर्जी का लॉस करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर लेती हूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इसने क्या किया, खुद को डिलोकलाइज करेगा जब ये, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो जब डीलोकलाइजेशन होता है ना, जब बॉन्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, खुद को स्टेबल करने के लिए।
ठीक है, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो भी बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं वो क्यों करते हैं, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना खुद को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से क्या आता है, जो हमें यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है ना, वो इसीलिए आनी तो इतनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और जब एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम इसको निकालते हैं तो वो इतनी आती है। बोलो इतनी बात समझ आई। ठीक है, इसको एक और तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लेती हूँ जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो मुझे 3 मोल ऑफ H2 की जरूरत पड़ेगी ना। इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगी और इस केस में भी कितनी एनर्जी रिलीज होने की, 3 × 120। ठीक है, तो इतनी आनी चाहिए थी लेकिन इतनी आएगी नहीं। ठीक है, इतनी आनी चाहिए थी लेकिन इतनी आएगी नहीं। ठीक है, वो रिड्यूस होकर के इससे भी कम आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम देखो, इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, उसमें से 2 बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ था, यहाँ पर 3 बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेजोनेटिंग एनर्जी आएगी वो इससे भी ज्यादा आएगी। यहाँ पे रेजोनेटिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो इससे ज्यादा निकलेगा। बोले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगर बेसिकली मुझसे कोई पूछे कि रेजोनेटिंग एनर्जी आखिर में क्या है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ कि जो आपकी रेजोनेटिंग एनर्जी है ना वो क्या है, वो है कैलकुलेटेड heat of hydrogenation minus experimental heat of hydrogenation। बोलो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि रेजोनेटिंग एनर्जीज क्या होती है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग एनर्जी निकालने के लिए मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं कि जेईई और नीट में किस तरीके से पूछेगा, आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। जब आपसे वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और जो इसके क्वेश्चंस आते हैं ना वो इससे डायरेक्ट नहीं आते, वो जिस चीज पर रेजोनेटिव एनर्जी की मतलब जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं उसकी बेसिस पे आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेजोनेंस एनर्जी को वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस क्या होगा उसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करती हूँ तो आप क्वांटिटी से क्या करते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मतलब जो कुर्सी है उसकी कितनी क्वांटिटीज प्रेजेंट है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कुर्सीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये हो गया, सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पर ठीक है, अब देखो अगर मैं देखूं तो इसमें 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 3 पाई बॉन्ड आएंगे। तो अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि केवल 2 पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन सिर्फ 2 पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा होगा, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स के बीच में क्या हो रहा होगा, डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा। तो अब तुम खुद सोचो कि इसमें रेजोनेटिव एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो रेजोनेटिव एनर्जी आएगी वो थोड़ी कम आएगी। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ से ना केवल यहाँ तक आ रही हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक आ रही हूँ, या फिर तुम सोचो कि जैसे तुम घर से आए, ठीक है, तुम घर से आए और तुम सीधा इंस्टीट्यूट तक आए, बंसल तक आए। ठीक है, तो ये तुमने एक ही मतलब एक स्टेप में तुम आए। ठीक है,
यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी ही जो हुई, तुमने थोड़ी सी एनर्जी को लॉस किया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगी, तुम यहाँ पर आए और फिर वापस बंसल से आकर के घर गए, तो किस चीज में तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी? अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इस केस में ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं पर देखो कि इसने क्या किया है कि थोड़ा सा ही अपने आप को डिलोकलाइज किया है, थोड़ी सी ही जगह पे इसने अपने आप को डिलोकलाइज किया है पाई बॉन्ड में, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, तो इसने ज्यादा डिलोकलाइज किया है खुद को। तो अगर इसने ज्यादा डिलोकलाइज किया तो रेजोनेटिंग एनर्जी जो होगी वो इसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है। बोले इतनी बात समझ आई। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा फैक्टर किस पे अफेक्ट करेगा, तो वो जो सेकेंड फैक्टर है वो आपका हो जाएगा क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाया और मैंने यहाँ पे ये एक फिनॉक्साइड आयन बनाया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हुआ आपका और ये स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखूं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे अगर इसका बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इस वाली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। तो यहाँ पे पहले क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था बॉन्ड, ठीक है। दोबारा भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो मतलब इस तरीके से था। अगर मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोन पेयर्स क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेटिंग बनाने में, इसको रेजोनेंस करने में। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा और बाकी के सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, ठीक है। बोले इतनी चीज हमें समझ आई, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि पहले जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यानी कि वो कार्बन और कार्बन के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन अब इस बार जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। हालांकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सारे कार्बन इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे केवल कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, चाहे कितने बार भी रेजोनेंस करेगा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में तो आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो क्वालिटी जो रेजोनेंस की है ना वो इक्विवेलेंट की ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट। इसीलिए जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी ना वो आपकी इक्विवेलेंट बॉन्ड की ज्यादा होगी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। इतना समझ आया? थैंक यू सो मच।